अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे, दुश्मनों की नज़रे बद से बचाए और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को गुज़ारिश करते हैं सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो वो भी जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सनीला साहब आप किधर हैं। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हम लोग अपनी रूटीन में प्रोग्राम भी कर रहे हैं, व्लॉग्स भी कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल क्यों आता है कि सनीला साहब आप किधर हैं। खुश रहें, यही गुजारिश है। राय का इजहार करना मत भूला करें। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम का शोर है। 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। अभी 26 आ गई हैं तो 27वीं भी आनी है। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, 4 महीने, 6 महीने के बाद आएगी। नंबर तो अगला 27वीं तरमीम का ही है ना। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बाय सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम में सूबों को और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं, उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा है कि आइन किसी भी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज़ात होती हैं, लेकिन वो हरफ़े आखिर नहीं होता, वक़्त के साथ-साथ उसमें तरमीम की जाती हैं और वो बेहतरी के लिए की जाती हैं। और मुझे एक बात की समझ और भी नहीं आती, मैंने कभी किसी मुल्क में नहीं सुना कि वहाँ से हर चीज़ जो है ना, उस वक़्त अपोज़िशन, मीडिया और ख़ास तौर पर जो वकला हैं, वो इस बात पर शोर करते नज़र आ रहे हैं जी कि आइन में कोई तरमीम हो रही है। भाई, आइनी तौर पर तरमीम हो सकती है और हुकूमत के पास अददी अक्सरियत मौजूद है, तो वो कर सकती है। अब यहाँ पे किसी आईएसआई के चीफ से तो नहीं कहना कि बंदे पूरे करके लाएँ। हाजी एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कहा करते थे ना, "भई आपके पास बंदे पूरे हैं, आप तरमीम करना चाहते हैं और तमाम सूबे इस पे मुत्तफ़िक हैं, तो वो करनी चाहिए।" इनका कहना था कि आईने पाकिस्तान में 26 तरमीम हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की 2 तिहाई अक्सरियत अगर मुत्तफ़िक हो, तो आइन में तरमीम हो सकती है। 26वीं तरमीम के बाद जिन चीज़ों पर बात हो रही थी, हो के रहेंगी। हम 27वीं तरमीम ला रहे हैं, मुस्बत बातचीत और मुस्बत जमहूरियत का ख़ासा है। वो होता रहना चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ें जिन पर पार्लियामेंट और मुख्तलिफ जमातों के दरमियान बातचीत हो रही है, बुनियादी मसाइल पर बात बनती है, फौरी तौर पर चीज़ें नहीं होती है। 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को कोई मसला नहीं है। 18वीं तरमीम सूबे और फेडरेशन के दरमियान वसाइल की तकसीम के मुतल्लक है। 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं, इनमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम वसाइल की तकसीम पर तवील अरसे से बातचीत होती रही है। इस वक़्त के हिसाब से 18वीं तरमीम में वसाइल की तकसीम को बैलेंस तय किया गया। अब अगर अमली तौर पर फ़र्क आया तो इस पर बातचीत और गौर-व-फ़िक्र करने में कोई आर नहीं है। इत्तेफ़ाक़ राय हो जाए, तो 2 तिहाई से ये तरमीम जो है वो ज़ाहिर है होगी, और अगर 2 तिहाई नहीं होगी तो फिर उसपे तरमीम नहीं हो सकेगी। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 243 आर्म्ड फोर्स का ढांचा तश्कील दिया गया है। ये फ्रेमवर्क बुनियादी तौर पर रवायती जंग के लिए तश्कील दिया गया है। बाज़ अनासर आइन के आर्टिकल 243 और 27वीं तरमीम के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं, जबकि इस हवाले से हक़ाइक़ से आगाही मेरे ख़्याल में बेहद ज़रूरी है। पहला अहम नुक्ता है कि जंग की बदलती सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में आइन और कानून में किसी भी किस्म की तरह तब्दीली पार्लियामेंट और हुकूमत वक़्त का इस्तेहकाक है। मुंतखब हुकूमत मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए कौमी मफाद में कानून साज़ी करती है। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि मौजूदा दौर में जंग की साख्त और नोयत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है। अब जंग सिर्फ रवायती जंग में बंदूकों, तोपों से नहीं होती, गुरीला जंग है, गैर रवायती जंग है, इत्तलाती मुहाज़ जिसे आप इंफॉर्मेशन वारफेयर कहते हैं, साइबर स्पेस की लड़ाई जो इसमें शामिल हुई है, इसने जंग को एक एक बिल्कुल इसका जो जो पूरा एक ना नक्शा ही तब्दील कर दिया है। तीसरा अहम नुकता ये है कि अब दुनिया में ताकत का तवाज़ुन सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि मालूमात, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ज़हानत के सही इस्तेमाल से तय होता है। डोमेन्स में बेक वक़्त लड़ाई रहती है, जिसके लिए तमाम बल्कि चौथा नुकता ये है कि अब जंग सिर्फ ज़मीनी सतह पर नहीं, बल्कि फ़ज़ाई हदूद, साइबर इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ डोमेन्स में बेक वक़्त जंग जारी रहती है, जिसके लिए तमाम सर्विसेज़ जैसे आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स के दरमियान हम आहंगी जो है वो बहुत ज़रूरी है। 5वां अहम नुकता ये है कि जंग की बदलती सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में एक मरबूत कमांड स्ट्रक्चर, बर वक़्त फ़ैसला साज़ी, मुनज़्ज़म हिकमत अमली, अदारों के दरमियान हम आहंगी नागरेज़ हो चुकी है। मार्का हक में बर वक्त फैसला साजी और ट्राई सर्वस हम आहंगी की अशद जरूरत है, और इस सूरत हाल पे पेश नजर आर्टिकल में तब्दीली वक्त की अहम जरूरत है। इसको समझने की जरूरत है। अब कुछ लोग जो है इस तरह मतलब
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾकिस्तान जिस तरह मशरकी और मगरबी सतह बैक वक्त दोनों तरफ से मसरूफ है और पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, तो एक मुनज़्ज़म और मरबूत अमली जो हिकमत अमली है वो नागरेज है। इन तमाम हकायक और बदलती जंगी सूरत हाल के पेश नज़र आइन आर्टिकल 243 में तरमीम के वक़्त की अहम ज़रूरत है, ताकि मुसल्लह अफ़वाज के नए दौर के कसीरुल-जहती और चैलेंजेस से हम आहंग हो। अब बाकी इस पे जितनी मुँह है उतनी बातें। हस्ब मामूल जो आज़ाद सैयद साहब हैं वो कह रहे हैं जी कि जो फील्ड मार्शल है या चीफ आर्मी है, इस हवाले से कुछ स्पेशल चीज़ें जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म से इख्तियार लेकर ये सदर को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। और इसमें ज़ाहिर है जो अभी एक मतलब ये कंटिन्यूपन है, एक्सटेंशन है या जो भी कहना है उसके हवाले से, हालाँकि बिल्कुल उन चीज़ों का इससे कोई तल्लुक नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ज़माना बदल रहा है, वक़्त बदल रहा है, बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। आपने नहीं देखा कि बुज़ुर्गों के घर गिराकर नए घर बनाए जाते हैं, जगह नहीं छोड़ी जाती, जगह वही रहती है, लेकिन उस जगह को पूरा गिरा कर, चाहे उस गली में गाड़ी आए या ना आए, करोड़ों रुपए वहाँ पे लगा देते हैं उन गलियों में, क्योंकि बुज़ुर्गों की जगह है, बुज़ुर्ग यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन क्योंकि बुज़ुर्गों का घर जो है वो बहुत बोसीदा हो चुका है, उसमें तब्दीलियाँ वक़्त के साथ-साथ ज़रूरी हैं और वो की जाती हैं, तो इसलिए वो की जा रही हैं। इसमें मेरे ख़्याल में और सबसे बड़ी बात है, ये 2 तिहाई अक्सरियत होगी तो होगी, हुकूमत के पास नहीं होगी तो वो नहीं कर सकेंगे। जब भी पाकिस्तान के मज़बूत दिफ़ा की बात आती है, दिफ़ाई मुहाज़ पर जदीद दौर के मुताबिक तब्दीलियों का ज़िक्र होता है, तो पाकिस्तान के दुश्मनों में मरोड़ इसलिए पेट में उठते हैं कि पाकिस्तान का कहीं दफ़ा मज़बूत ना हो जाए। जंग की नोयत अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, 5th जनरेशन वारफेयर रवायती तरीके से बदल चुके हैं। साइबर वार, मल्टी डोमेन वारफेयर, ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी, स्पेस और बयानिए की मुहाज पर जदीद तरीन चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने मार्का हक में फतह तो हासिल कर ली है, लेकिन जंगें आपको सिखाती हैं कहाँ मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, ताकि अगली बार जब दुश्मन हमला करे तो पहले से तैयारी हो। इस मकसद के लिए मौजूदा आइन के आर्टिकल 243 जो मुसल्लह अफवाज से मुतल्लक है, इसमें जंगी तकाज़ों के मुताबिक मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और ये खालिस्तान मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने देखा है। नई जंगी ज़रूरियात के मुताबिक आर्टिकल 243 मुस्बत तमीम और तब्दीली अपडेट नागरेज है, जो मुकम्मल तौर पाकिस्तान का दिफा करेगी। सोशल मीडिया पर वही अब मैं क्या कहूँ, रातब खोर जिनकी दुकानदारी पाकिस्तान के दिफा को कमजोर करने से चलती है, वो जानबूझकर प्रोपोगंडा कर रहे हैं ताकि 243 में दिफाई लिहाज से तब्दीलियों से कबल ही इस मुतनाज़ा बना दिया जाए, जबकि पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीलियां मामूल के मुताबिक होती हैं। चंद मिसालें देकर वाज़िया करता हूँ। चीन ने सर्विसेज हेडक्वार्टर के ढांचे में इस्लाहात की, थिएटर कमांड मॉडल के ऑपरेशन कंट्रोल को मजबूत किया। भारत ने इंटेंगिस थटर कमांड का इन्फाज और इंटर सर्विसेज में कानून साजी की। जापान ने मुस्तकिल ज्वाइंट हेडक्वार्टर कायम किया ताकि जमीनी, बहरी और फिजाई फोर्सेस के ऑपरेशन को यकजा रखा जाए। बरतानिया ने साइबर और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को मुतहद करके एक नया कमांड बनाया, जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी 2024 की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी के तहत ज्वाइंट कमांड और मरबूत फोर्स मॉडल बनाया जा रहा है। गर्ज ये पूरी दुनिया अपने दफा को मजबूत करने के लिए मुस्बत तब्दीलियां कर रही है, और अगर पाकिस्तान कर रहा है तो यहाँ पर रातब खोरों को तकलीफ क्या है। साबक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि सदर ममलकत आसिफ जरदारी शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। फैसल वाडा का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम से मुतल्लिक बयान देकर अच्छा इकदाम किया है। उन्होंने आसिफ जरदारी शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी, 27वीं तरमीम आसानी से पास होगी और पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक 27वीं तरमीम पर छोटी मोटी बहस भी करवा लेंगे। फैसल माडा का कहना था कि पाकिस्तान की कामयाबी और बका के लिए 27वीं तरमीम की जरूरत पड़ेगी और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए 28वीं तरमीम की जरूरत पड़े तो वो भी आ जाएगी। सब्र और जो है ना वो करना पड़ेगा। देखें, मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि तरमीम जो होती है, अगर फर्ज किया है कि इस वक्त जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो हुकूमत में होते तो वो क्या करते? क्या क्या वो तरमीम ना करते? कानून साजी ना करते? आइन साजी ना करते? आइन साजी करने के लिए ही तो ये असम्बलियां बनी हैं। जहां जहां पे मसाइल हैं वहां उनको बेहतर करने के लिए ही तो मेरे ख्याल में सब कुछ किया जाता है। लेकिन आई डोंट नो क्यों दर्द और तकलीफ इतना ज्यादा होता है। कोई नहीं जी, पता नहीं केड़ी क़यामत आ जानी है। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हम ये तहरीक नहीं चलाते तो अगले 50 या 60 दिनों में सुहेल अफरीदी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेकर आना पड़ेगा। शायद इमरान खान कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दे, मतलब उनके जो मेंबरान हैं
وہ असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत ताकत का भरपूर इस्तेमाल करने का ऐलान कर चुकी है। मौजूदा पार्टी की क़यादत इमरान खान की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं। अब जब हमने मुहिम शुरू की है, तो इनको इसका हिस्सा बनना चाहिए। हालाँकि हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, लेकिन ये काम पीटीआई कर रही है। ये इमरान खान की रिहाई की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? लीगल कमेटी जिसको सलमान अकरम राजा हेड करते हैं, वो फीस की मद में 1.5 अरब रुपया ले चुकी है। रऊफ हसन पार्टी से 8 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो हमारा क्या बनेगा। पीटीआई जो है ना, वो दो धड़ों में पूरी तरह बढ़ चुकी है। एक वो धड़ा है जो लड़ना नहीं चाहता, जो इमरान खान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तानू कुछ नहीं लभना हैगा, ना लड़ो। लालोगे अगले 20 साल बाद भी इंज ही बैठे रहोगे, खुद भी थक गए हैं और हमें भी आप थका रहे हैं। और दूसरा धड़ा जो वो कह रहा है कि नहीं जी, खान साहब जो अगर कह रहे हैं कि जान देनी है, वो फदाइन है। जी, फदाइन समझते हैं ना, जो खुदकुश बांध कर निकल जाते हैं, या फिर मुजावर कह लें, या फिर उनको आप कुछ भी कह लें उनको, है जी, भगत कह लें। तो भगतों का कहना है कि जो बाबा जी कहेंगे और जो वही होगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं आमने-सामने हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो फवाद चौधरी वाला ग्रुप जेन्युइन ग्रुप है, वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ कर सकता है, तो वही ग्रुप, उसकी रीज़न ये है कि वो इमरान खान की खामोशी और डायलॉग के ज़रिए ही इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। लड़कर तो आपने 2 ढाई साल देख ही लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत एडिशनल सेशन जज जो है उन्होंने अदालत में की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ बतौर गवाह अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपना बयान जो है वो कलम बंद करवाया। वफाकी वज़ीर जो तारड़ साहब हैं, उन्होंने अदालत में पेश हुए और अपना बयान जो है वो ज़ाहिर है रिकॉर्ड करवाया है। तारड़ साहब ने बयान देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ एक मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी सियासी और समाजी खिदमत से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। शहबाज शरीफ ने 1988 में बतौर रुकन सूबाई असम्बली अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। 1990 में वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के रुकन मुंतखब हुए। 1993 में पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मनसब पर फायज हुए। 97 में भारी अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए और 2008 में अवाम ने उन पर दोबारा एतमाद का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अदालत के रूबरू इलेक्शन कमीशन का मुसद्दका रिकॉर्ड भी पेश किया। इसकी बाकी अपडेट के सामने रखेंगे। समाअत अभी जारी है। जैसे जैसे ये समाअत होती जाएगी आपको बताते जाएंगे। इमरान खान साहब जो हैं, वो किसी पर कभी भी किसी भी जगह पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरे ख्याल में वो खैर वो कहाँ एहतियात करेंगे, उनकी तो नेचर है। वो रात को जो फ़िल्म देखते हैं, सुबह उठकर पूरा प्लान बनाकर देते हैं कि मुल्क में ये होना चाहिए, इमरान खान साहब। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब को मेरे ख़्याल में सबक मिलेगा। अच्छा जी, पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश, अंदाज़ा करें ज़रा आप, पंजाब किधर जा रहा है। फिर मैं कहता हूँ ना कि पंजाब जो है वो यूरोप से आगे जाएगा, तो लोग मेरी बात पे हँसते हैं। ये देखें, पंजाब यूरोप से आगे जा रहा है। वज़ीर आला ने इस पेशकश पर भरपूर मावनत की यकीन दहानी कराई है। गूगल के जो करते-धरते हैं पाकिस्तान में, वो मिले वज़ीर आला पंजाब से। और उन्होंने कहा, जनाब के जो गूगल क्रोम है, इसकी हम फैक्ट्री यहाँ पे लगाते हैं और फैक्ट्री लगाने से यहाँ के बच्चों को ये गूगल क्रोम और भी सस्ती मिलेगा। पंजाब में गूगल क्रोम लैपटॉप के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला वफद ने मुलाकात की। वफद की सरबराही गूगल फॉर एजुकेशन के ग्लोबल डायरेक्टर केविन कालेस ने की, जबकि इस मौके पर टेक वैली के सीईओ उमर फारूक भी मौजूद थे। मुलाकात में बताया गया कि गूगल क्रोम में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कैट एआई जेमिनी भी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रेड अलोंग सॉफ्टवेयर को भी गूगल क्रोम में बुक में मुयसर होगा और गूगल क्रोम बुक में कैनवा सॉफ्टवेयर भी मुहैया किया जाएगा। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ की विजनरी क़यादत की भी तारीफ की और गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द ने एजुकेशन खास तौर पर बच्चियों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जदीद तालीम के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन को मुतासर कुन करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए गूगल फॉर एजुकेशन की मावनत को भी सराहा और गूगल फॉर एजुकेशन के आला वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया कि गूगल फॉर एजुकेशन ने पंजाब में सरकारी स्कूलों के 2000 से ज़ायद टीचरों को ट्रेनिंग दी है, जबकि दीगर उस्तादा को भी आईटी ट्रेनिंग दी जा रही है।
गूगल फॉर एजुकेशन सरकारी स्कूलों के तलबा को आईटी में भी काबिल ज़िक्र काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तलीम मक्स बनाने का मकसद पर काम कर रहे हैं और पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़म है। और पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए उन्होंने कहा जी कि वो हर किस्म की सहूलत फ़राहम करेंगे। राणा सिकंदर साहब इसमें बड़े एक्टिव हैं और उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है। ज़ाहिर है अगर एजुकेशन की बात हो तो राणा सिकंदर जो कि मरियम नवाज़ की जो जिसे कहते हैं कि फ़ौज का एक हरावल दस्ते का सिपाही है, जो आपको हर जगह पे नज़र आता है। आपको आम लोगों में भी नज़र आता है, स्कूलों में बच्चों के लिए वो बड़े फ़ेवरेट हैं। वो भी इसमें मौजूद नहीं था। अब अंदाज़ा करें कि फिर जब मैं कहता हूँ कि पंजाब यूरोप से आगे जाएगा तो बहुत सारे लोगों के पेड़ में मरोड़ ओड़ 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 उठते हैं। हाँ जी, वो जो मरोड़ ओड़ ओड़ उठते हैं ना वो उठने चाहिए क्योंकि पंजाब यूरोप से आगे जाएगा। मरियम नवाज़ जो है वो इसको इंशाअल्लाह ताला आगे लेकर जाएँगी। एक और कल रात को हमने देखा जी कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो आज़ाद सैयद और उस जो नामालूम सहाफ़ी है उसके खिलाफ डेफेमेशन की जो अदालतें बनी हैं, हित के इज़्ज़त की जो अदालत बनी है वो काम शुरू कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वो खुद इस केस को लेकर जाएँगी और जो आज़ाद सैयद साहब ने ये जो हरकत की है मरियम नवाज़ साहिबा और हमज़ा साहब के दरमियान में जो गुफ्तगू जी 2 लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। एक जो है वो शायद जाती उमरा या मॉडल टाउन होंगे, दूसरे जो वज़ीर-ए-आला हाउस बैठी होंगी। उनकी जो गुफ्तगू आपस में हुई है, चले एक साइड से तो रिपोर्ट हो गई, कान के साथ फ़ोन लगा था ना, एक साइड वाले ने सुन ली तो बाहर दे दी। अब जो दूसरी साइड वाले की वहाँ पे भी बंदा बैठा हुआ था। यानी कि आज़ाद सैयद ने दोनों साइड पे बंदे बिठाए थे जो दोनों साइड की गुफ्तगू सुनकर और उनको दें या फिर इन दोनों में से मरियम नवाज़ ने या हमज़ा ने जो आज़ाद सैयद साहब उनको कॉल की कि साडी है गुफ्तगू हुई है, चल तू वीलो कर ला हुण। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आज़ाद सैयद को भी पाकिस्तान में इंग्लैंड वाली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो आप खुद देख लें कि वो कितना हर्जाना देंगे और अगर वो हर्जाना देना पड़ा तो वो जो साथ वाला सहाफ़ी बेचारा शरीफ इंसान बैठा हुआ था, जिसके मुँह से ये स्टोरी कराई गई है, उसका क्या बनेगा? वो कहाँ जाएगा? वो केड़ा प्लाट ज़मीन गड्डी बेचेगा ते बेच के हर्जाना देगा। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये मतलब कि कोई सिर पैर ही कोई नहीं ना, लेकिन ये अगर वज़ीर इत्तलात पंजाब की जाती हैं और जाकर ये मुकदमा करती हैं और ये मुकदमे में देखिए इस मुकदमे में भी एक वो जो एक टाइम है ना, इतने टाइम में पहले तो ना मतलब है हुण जो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था शहबाज शरीफ साहब तक, अभी तक वो चल रहा है, लेकिन अब इसको भी अब ये केसेस को भी पहिए लग रहे हैं। जैसे वो ज़मीनों के कब्ज़े वाले 90 दिन में फैसले होने हैं ना, इसी तरह ये वाले फैसले भी 90 दिन में ही होने पड़ेंगे। ये सबूत है, सिंपल सी बात है, जज पहली हियरिंग पे बुलाए और आज़ाद सैयद उनसे पूछे भई आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, इसका सबूत दें और अगर वो कहें जी कि हमने किसी से सुना था, हमारी सहाफ़ती मतलब कि ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम सोर्स का नाम लें, तो फिर आप जुर्माना दें। फिर आपके जो हित के इज़्ज़त का जो मुवक्किल ये केस लेके आए अदालत में, उसके साथ जो आपने किया उसका भुगतें। तो मेरे ख्याल में आज़ाद सैयद साहब भी यहाँ पर भुगतने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में सबसे पहला वीलॉग हमने ही किया था। हमने ही बताया था कि आज़ाद सैयद साहब कहानीबाज़ हैं और वो इस वक़्त कहानियाँ बना रहे हैं। उनके पास खबर-शबर होती कोई नहीं। जैसे अभी उन्होंने एक और खबर बना दी है कि जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल का जो इंतखाब करने का तरीकाकार बदल जा रहा है और ये सदर से वज़ीर-ए-आज़म से लेकर सदर को भी दिया जा रहा है। ज़िंदाबाद जनाब, चुक के रखो काम नू। ਤੁਹਾਡਾ यूट्यूब चलना चाहिए भावें सारा मुल्क सड़ जाए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और राय का इज़हार करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।